आप सभी को हमारे योगा एवं स्पिरिचुअल साइंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। आज के एपिसोड में मैं सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में आपको बता रहा हूँ। आज तक की जो अवधारणा है कि ब्रह्मांड में सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट अर्थात बिग बैंग थ्योरी की अवधारणा मौजूद है, जिसमें सर्वप्रथम यह ब्रह्मांड अति सघन और ऊष्म स्थिति में था। उस स्थिति में एक परमाणुविक इकाई के रूप में था। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी। उस अवस्था में महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट के प्रतिरूप इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और धमाके के तुरंत बाद वर्तमान मान्यताएं भौतिकी के नियम लागू होने लग गए थे। इसी के परिणाम स्वरूप तत्वों का निर्माण हुआ। यह अवधारणा वास्तविकता में कोई कल्पना भ्रामक है। यह दृश्यमान जगत वास्तव में कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल रूप धारण करके दृश्यमान स्थिति को प्राप्त हुआ है। सभी पिंड में स्थूल में सूक्ष्म और सूक्ष्म में कारण की उपस्थिति होती है। सभी पिंड सूक्ष्म अति सूक्ष्म का घटकों से संयोजन होकर वृहत आकार को प्राप्त हुआ है, न कि समायोजन से। सूक्ष्म अति सूक्ष्म घटकों से लेकर वृहत पिंड तक अपनी अपनी कक्षाओं और ऑर्बिट्स होती हैं और सभी सूक्ष्म घटक से लेकर वृहत पिंड अपनी अपनी कक्षा में अपनी धुरी पर परिभ्रमण करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म घटकों के संयोजन से बना वृहत पिंड का भी अपना नाभिक होता है, जिस पर वह पिंड पर परिभ्रमण करता है। इसके साथ सभी पिंड मिलकर अपना सौरमंडल बनाते हैं और सौरमंडल में सभी ग्रह उपग्रह अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार परिभ्रमण व परिक्रमण करते हैं। अगर किसी पिंड में आंतरिक या बाह्य कारणों से असंतुलन की स्थिति आ जाती है तो प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बना लेती है। अधिक असंतुलित अवस्था में वह पिंड अपना स्वरूप खो देता है और उस स्थान पर नवनिर्माण करके पुनः प्रकृति अपना संतुलन स्थापित कर लेती है। उदाहरण स्वरूप, जिस प्रकार पदार्थ विज्ञान के परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति होती है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन में भी कई सूक्ष्म घटक होते हैं। सभी सूक्ष्म घटक आवेश युक्त होते हैं, जैसे विद्युत आवेश, तरंग, रंग आवेश, भ्रमी मतलब स्पिन और द्रव्यमान। इसके साथ ही ऐसे घटक भी होते हैं जिसमें वास्तव में ये सभी गुण तो होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म और ऋणात्मक विद्युत आवेश व तरंग युक्त होता है जो परिक्रमण भी करता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसमें धनात्मक व ऋणात्मक विद्युत आवेश मिलकर शून्य आवेश कर देते हैं। प्रोटॉन धनात्मक विद्युत आवेशित कणों की अधिकता और ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण की न्यूनता से मिलकर एक धनात्मक विद्युत आवेश का घटक होता है। न्यूट्रॉन की स्थिति बिगड़ने पर वह प्रोटॉन की स्थिति भी धारण कर लेता है। जिस प्रकार बृहत पिंड का निर्माण का कारण अणु व अणु का परमाणु और परमाणु का कारण उसके खंड और उपखंडों के
कारण उपखंड होते हैं, इसी प्रकार स्थूलता से सूक्ष्मता के क्रम में इन सब का कारण सूक्ष्म अति सूक्ष्म मूलभूत घटक बिंदु होता है, जिसे हम बीज भी कह सकते हैं। जैसी परमाणु की आंतरिक स्थिति होती है, उसी प्रकार इस अखिल ब्रह्मांड में होती है। जैसे अलग अलग गुणधर्म व अवस्था के सूक्ष्म घटकों के परमाणु व सूक्ष्म घटक होते हैं, वैसे ही इस अखिल ब्रह्मांड में सूक्ष्म घटकों की विभिन्न क्षेत्रों में असमानता है। और जैसे एक बृहत पिंड की आंतरिक एवं कक्षा में स्थिति बाह्य तात्विक स्थिति होती है, वैसे ही अखिल ब्रह्मांड में अलग अलग क्षेत्रों में सूक्ष्म घटकों में भी असमानता होती है। इस प्रकार यह समस्त ब्रह्मांड तत्वों से ही उत्पन्न होता है और तत्वों से ही इसकी पालना होती है और तत्वों में लीन होकर फिर सूक्ष्म रूप में बना होता है। अतएव प्रकृति अपना मूल अस्तित्व कभी नहीं खोती है। जब तत्वों में लीन होकर ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में हो जाता है, तब सर्वत्र मेघवर्ण की स्थिति हो जाती है। इसमें शक्ति व चेतनता भी शांत हो जाती है और उस समय कोई सृष्टि नहीं होती। ऐसी स्थिति में परमात्मा की सानिध्यता के विशिष्ट प्रभाव से प्रेरित होकर प्रकृति का अंतिम सूक्ष्म महाशक्ति स्वरूप या महामाया, जिसे प्रकृति की अंतिम सूक्ष्म अवस्था होने के कारण मूल प्रकृति भी कहा गया है, क्रियाशील हो जाती है। क्रियाशीलता होने पर वह महाशक्ति या मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति हो जाती है, जिसमें सत्व रज तम तीनों गुण असमान अवस्था में होते हैं। ये ही सृष्टि के मूल आधार हैं। जब तक ये तीनों गुण समान अवस्था में रहते हैं, तब तक कोई हलचल या परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति अपने मूल रूप में बनी रहती है। क्रियाशीलता के फलस्वरूप विशिष्ट नाद का उद्भव होता है और इस अखिल ब्रह्मांड में चंद्रमा की सी आभा फैल जाती है और इसके चारों ओर शुक्ल आभा आच्छादित हो जाती है। यही सस्वर्ण आभा सघन होकर शुद्ध स्वर्णिम वर्ण हो जाती है, जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। यही समस्त सृष्टि का उद्भव का मूल स्रोत है। हिरण्यगर्भ स्थिति हो जाने पर सर्वप्रथम सबसे विरल और जो प्रकृति में संयुक्त रहते हैं जैविक तत्वों का उद्भव होता है। इसकी कारण रूप में स्थूल या स्वतंत्र स्थिति नहीं है। जैविक तत्वों में सर्वप्रथम बुद्धि का उद्भव होता है, जिसमें अहंकार समाविष्ट होता है। इसके बाद क्रम से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच तन्मात्राएं मन एवं पंच ज्ञानेन्द्रियां एवं पंच कर्मेंद्रियों का उद्भव होता है, जिनसे सूक्ष्म व स्थूल पिंडीय संरचना के अनुसार बाद में जीव जातियां बनती हैं। इसके पश्चात हिरण्यगर्भ में प्रथम रिक्त स्थान अर्थात आकाश तत्व का उद्भव होता है और आकाश की स्थिति बनने के बाद जड़ तत्वों के सूक्ष्म अति सूक्ष्म मूल घटक बिंदु या बीज रूप का उद्भव होता है और बिंदु से ओम का नाद प्रादुर्भाव होता है। ओम ही समस्त ध्वनियों का व्यंजक है और ओम नाद ही ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण होता है। बिंदु के उद्भव होने पर जिस प्रकार उसे ऊर्जा का बाहर की ओर चारों फैलाव होता है और उसे वापस होकर मैं से उसी में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार बिंदु से उसके चारों ओर बहुत बड़े क्षेत्र में ऊर्जा का फैलाव होता है, पुनः वापस होकर बिंदु में ही समाहित हो जाती है। ऐसा क्यों चलता रहता है? बिंदु का उद्भव होने पर
गुरुत्वाकर्षण एवं भौतिकीय नियम प्रारंभ हो जाते हैं। और जिस प्रकार परमाणु के बिंदु से लेकर उपखंडों में खंडों में गति होती है और आपसी सहयोजन से अपनी कक्षा में रहते हुए गति करते हैं, उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण और विद्युतीय चुंबकीय बल से वे अपनी स्थिति बनाए रखते हुए अपनी अपनी कक्षाओं में रहते हुए गति करते हैं। उसी प्रकार और आपसी सहयोजन से सूक्ष्मता से स्थूलता के क्रम में आते हैं। इसमें वायु तत्व के बिंदुओं से वायु तत्व, अग्नि तत्व के बिंदुओं से अग्नि तत्व, जल तत्व के बिंदुओं से जल तत्व एवं पृथ्वी तत्व के बिंदुओं से पृथ्वी तत्व का निर्माण करते हैं, जो सूक्ष्मता से स्थूलता और विरलता से सघनता के क्रम से पंच महाभूतों की स्थिति में आ जाते हैं। प्रकृति में सर्वत्र असमानता है और असमानता से ही क्रियाशीलता व गति होती है। समानता में कोई हलचल या क्रियाशीलता नहीं होती। इस प्रकार असमान स्थिति में होने के कारण अपनी अपनी कक्षाओं में जैसी जैसी स्थिति महाभूतों की होती है, वैसी ही स्थिति में विरल अवस्था में महाभूत रहते हैं। उसी प्रकार महाभूतों से सूक्ष्म कणों की, जिन्हें हम सूक्ष्म भूत कहते हैं, इन पंचभूतों की स्थिति रहती है। जैसे पृथ्वी में अंदर वायु, अग्नि और जल और रिक्त स्थान है और बाहर भी वायु, अग्नि व जल दृश्यमान है। सूर्य अग्नि तत्वों का पिंड है। आध्यात्म विज्ञान में सूक्ष्म तत्व प्रथम इकाई है, जैसे कि पदार्थ विज्ञान में परमाणु इकाई है। आध्यात्म का सूक्ष्म तत्व बाहर रहित व शक्ति रूप होता है और बिंदु से लेकर सूक्ष्म तत्व तक सभी शक्ति स्वरूप हैं। सूक्ष्म तत्वों के पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार आपसी सहमिलन से 96 तत्व बनते हैं। इनमें मूल तत्व का आधा भाग और अन्य तत्वों का 8वां भाग मिलकर एक तत्व बनता है। उदाहरण स्वरूप पृथ्वी तत्व बराबर पृथ्वी तत्व का 1/2 भाग प्लस जल प्लस अग्नि प्लस वायु प्लस आकाश का अष्टमांश मिलकर 1/2 भाग एक पृथ्वी तत्व बन गया। फिर पृथ्वी तत्व का 1/2 भाग प्लस जल प्लस वायु प्लस अग्नि प्लस आकाश का अष्टमांश मिलकर 1/2 भाग पृथ्वी तत्व का दूसरा तत्व बन गया। पृथ्वी तत्व का 1/2 भाग जल प्लस अग्नि प्लस आकाश प्लस वायु का 1/2 भाग मिलकर तीसरा आकाश तत्व बन गया, वो पृथ्वी तत्व बन गया। पुनः पृथ्वी तत्व का 1/2 भाग प्लस जल प्लस वायु प्लस आकाश प्लस अग्नि का 1/2 भाग मिलकर चौथा पृथ्वी तत्व बन गया। इसी प्रकार पृथ्वी तत्व का आधा भाग प्लस जल प्लस आकाश प्लस अग्नि प्लस वायु का 1/2 भाग पंचम विद्युत पृथ्वी तत्व बन गया। पुनश्च पृथ्वी तत्व का 1/2 भाग प्लस जल प्लस आकाश प्लस वायु प्लस अग्नि का 1/2 भाग छठा पृथ्वी तत्व बन गया। इस प्रकार केवल जल से मिलकर के पृथ्वी तत्व के 6 भाग हो गए। जब हम जल के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु और वायु के बाद आकाश के अष्टमांश इसी प्रकार क्रम से लेते हैं तो 6 गुना 4 24 तत्व पृथ्वी तत्व के बन जाते हैं। और पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि व वायु
चार तत्वों को मिलाकर 24 गुणा 4 96 तत्व बनते हैं। आकाश चूंकि रिक्त स्थान है और रिक्त स्थान के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए आकाश तत्व के 24 तत्व नहीं बनते हैं। पंचीकरण के विस्तार युक्त होने पर पृथ्वी तत्वों या अन्य तत्वों के सहयोग से अन्य पृथ्वी तत्व या अन्य तत्व जल अग्नि वायु तत्व भी और बन जाते हैं। जब एक ही तत्व के दो तत्व मिलते हैं तो उसे दुषाणु कहा जाता है। तीन तत्वों के मिलने पर त्रिषाणु और चार तत्वों के मिलने पर चतुर्षाणु की रचना होती है। इस प्रकार अंतर से तत्वों के मूलभूत सूक्ष्म तत्व बिंदुओं के क्षेत्र में फैलने की स्थिति के अनुसार प्रकृति के क्रियाशील होने के साथ ही कक्षाओं का निर्धारण हो जाता है। कई सूक्ष्म तत्वों के सहमिलन से परमाणु की स्थिति बनती है और परमाणु से अणु और अणुओं के सहमिलन से वृहत पिंड बनता है। वृहत पिंड उसी कक्षा में तत्वों के सहमिलन से दृश्यमान स्थिति में आता है। जब कोई भी पिंड अपनी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होता है या होता चला जाता है तो उसी प्रकार उसके खंड उपखंड और उपखंडों के उपखंड अपनी स्थिति के अनुसार फैल जाते हैं और कक्षा की स्थिति पूर्वक बनी रहती है। इस अखिल ब्रह्मांड में अनगिनत सूर्य अर्थात तारे व उनके ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह मिलकर अपने अपने सौरमंडल बनाते हैं, लेकिन सभी सौरमंडलों की स्थिति आकार प्रकार गुण धर्म आदि सभी असमान होते हैं। प्रकृति के नियम अटल व सत्य हैं। हमारे नियम या सिद्धांत बदल जाते हैं। जिस प्रकार स्थूलता से सूक्ष्मता के क्रम में शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है, प्रत्येक सूक्ष्म कण अनंत शक्ति का पुंज है। एक परमाणु के विस्फोट से प्रलय उपस्थित हो जाती है, परंतु इस प्रकार की गतिविधि तभी होती है जब उस शक्ति का विस्तार एवं प्रकटीकरण हो। बिना प्रकटीकरण के उसे कोई नहीं जानता। जिस प्रकार परमाणु के खंडों उपखंडों की नाभिक से दूरी बढ़ती चली जाती है, उनकी गति की तीव्रता भी कम होती चली जाती है, ठीक वैसे ही सौरमंडल में स्थित ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती चली जाती है, उनकी गति की तीव्रता भी कम होती चली जाती है। सूर्य से सबसे समीप बुध है तो सबसे दूर प्लूटो है। बुध की परिक्रमण की तीव्रता सबसे अधिक है तो प्लूटो की परिक्रमण गति की तीव्रता अन्य समस्त ग्रहों से कम है। यह नियम सभी सौरमंडलों पर लागू होता है। सभी सौरमंडल अपने ग्रहों उपग्रहों आदि के साथ अपने आकर्षण के अनुरूप अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। अपना सौरमंडल भी ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। परमात्मा सत्ता की नियम में व्यवस्था क्रम कितना रहस्यमय है कि समस्त सृष्टि में कोई भी पिंड, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, अपने आकार प्रकार गुण धर्म की प्रकृति परमाणु आदि में समान होकर सभी असमान हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर 700 करोड़ के लगभग जनसंख्या है, लेकिन सभी के उंगलियों के निशान भिन्न भिन्न हैं, ऐसे ही हमारे सभी सौरमंडल या अन्य पिंड असमान हैं और हमारे सूर्य के समान और कोई सूर्य नहीं हो सकता। कोई भी जैविक पिंड या पिंड निर्माण अति सघन व ऊष्म अवस्था में व महाविस्फोट से नहीं होता, सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवस्था से सहज प्रक्रिया से पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे
मानवीय संरचना में उदय में सबसे पहले महा विस्फोट आदि से न होकर के सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्वों का जुड़ाव होता चलता है और सहज प्रक्रिया से वो पिंड पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रहों उपग्रहों आदि के निर्माण की अवधारणा, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो या शुक्र का अलग होने की अवधारणा हो, कोई कल्पना एवं भ्रामक सिद्ध होती है। धन्यवाद।